सरल लोलक यानी तरंग गति और ध्वनि। इसमें स्टडी करना है सिंपल पेंडुलम, वेव मोशन और साउंड। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे पीरियोडिक मोशन। सिंपल पेंडुलम का ये आया कहाँ से? तो सबसे पहला होता है पीरियोडिक मोशन। मतलब पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है आवर्ती गति। ये इसको हम लोग दो प्रकार से डिफाइन करेंगे। एक तो ऐसा हो कि एक ही पोजीशन पे बार बार आए, चाहे आगे चलते हुए आए या तो एक ही पोजीशन पे जा करके लौटे और तब आते जाए, गया यहाँ से और फिर आया, फिर गया, फिर आया। तो दोनों को हम बोल सकते हैं पीरियोडिक मोशन। लेकिन इसमें स्पेशल टाइप क्या था कि ये गया और फिर आया, लेकिन इसमें बस ये घूमते रह गया। तो इस वाले इस तरह का अगर मोशन हो तो इसमें बोलते हैं हार्मोनिक मोशन, और इसमें हम लोग पढ़ते हैं सिंपल पेंडुलम के बारे में। ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन ही है कि एक कुछ समय अंतराल के बाद वो अपने पोजीशन को बार बार रिपीट करे, अपने पोजीशन पे बार बार आए, तो ऐसे गति को बोलते हैं आवर्ती गति या तो पीरियोडिक मोशन। या इसी को नाम है आपका वाइब्रेटरी मोशन भी, कि एक ही पोजीशन पे बार बार आते जाए। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स होंगे, हम उसको देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई पेंडुलम ऐसा है कि यहां से इस प्रकार से ये था शुरू में बॉब, यहां पे लटकाया गया था, तो ये यहां गया और फिर लौट करके यहां आया, फिर ऐसे से जा रहा था। तो मैक्सिमम दूरी कहां पर गया? तो मैक्सिमम यहां तक गया, और इधर मैक्सिमम यहां तक गया। शुरू कहां से किया था? तो शुरू किया यहां से। तो यहां पर अगर जो बिंदु पर था, इसको बोलते हैं हम लोग मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर स्पीड होता है मैक्सिमम, यानी चाल अधिकतम होता है, लेकिन त्वरण यहां पर कितना होता है? 0। ठीक है, ध्यान में रखना है। जब यहां पर आता है बाद में, सबसे लास्ट में, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, अंतिम का बिंदु। वहां पर स्पीड होता है 0, यानी अगर स्पीड होता तो ये ऊपर जा सकता था, लेकिन स्पीड 0 होने की वजह से ऊपर नहीं जाएगा। और यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है, यहाँ पर एक्सेलरेशन का कुछ वैल्यू होता है। उसी एक्सेलरेशन के द्वारा ही फिर से क्या होता है? नीचे की ओर आता है। इसी प्रकार जब यहाँ पाएंगे तो भी एक एक्सट्रीम पोजीशन होगा। ठीक है, और इसमें भी यहाँ पर भी कितना होगा? 0, और एक 0 यहाँ पर नहीं होगा। तो यहां पर 0 नहीं होगा और यहां पर 0 नहीं होगा। लेकिन जब केस इस तरह को कि आगे जाते हो, जब आगे जाते वक्त देखेंगे तो यहां पर ए हम बोलेंगे कि नेगेटिव होगा, यहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव, यानी ये कमेगा। ठीक है, लेकिन जैसे अब नीचे आने लगेगा उस वक्त एक्सेलरेशन को मानते हैं, त्वरण को मानते हैं पॉजिटिव। इसी प्रकार से जब ये ऊपर जाएगा तो बोलेंगे ए क्या है? नेगेटिव, लेकिन नीचे आएगा तो ए क्या होगा? पॉजिटिव। तो सोचिए, यहां देखिए, यहां से आ रहा था तो पॉजिटिव था, लेकिन बाद में क्या हो गया? नेगेटिव। तो सोचिए कि बड़ा वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव कब होगा? जरूर बीच में आपका क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इसलिए समझ लेते हैं कि बीच में क्या हो जाता है? 0 होता है। खैर, दूसरी वजह यहाँ पर कि टेंशन ऊपर में रहेगा, नीचे में मास, तो यहाँ पर दोनों इक्वेट करके नेट फोर्स 0, इसके वजह से होता है 0। खैर, उसकी बात यहाँ पर नहीं। खैर, ध्यान रखना है, पूछा जाएगा कि सिंपल पेंडुलम में अधिकतम चाल कब होती है? तो बोलेंगे मीन पोजीशन पे। ठीक है, त्वरण 0 कहां पर होती है? तो मीन पोजीशन पे। ये वाला पॉइंट्स को याद रखना है। ठीक है, सिंपल पेंडुलम अगर हम इसको बोल रहे हैं और इसकी लंबाई L माने हैं, तब पूछेंगे टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या हुआ? तो सोचिए यहां से कि यहां से कोई था और यहां गया यहां तक ऐसे, तो अगर यहां से हम चले तो एक बार गया, लौटा, फिर से आया और फिर से यहां पहुंच गया। तो सोचिए डायरेक्शन क्या था शुरू का? ऐसे। तो इसी ऐसे डायरेक्शन अगर कब आता है? तो गया, तो यहां पर डायरेक्शन तो ऐसे है, तो इस तरह का डायरेक्शन तो नहीं था, तो हम क्या करेंगे? फिर से आते हुए देखेंगे तो अब डायरेक्शन इसको रिपीट कर गया पहले वाले से, तब हम बोलते हैं कि एक आवर्तकाल हुआ। तो एक आवर्तकाल कब हुआ? तो एक बार गया, लौट करके जब यहां से और फिर यहां पहुंचा, तब हुआ एक आवर्तकाल। तो इसको में यानी इतना आवर्तकाल को हम बोलते हैं बड़ा वाला टी, यानी इंग्लिश में बोलते हैं टाइम पीरियड, और इसका फॉर्मूला होता है 2π√L/G। L क्या है? तो इस रस्सी का लंबाई,
ठीक है। जी क्या है? तो गुरुत्वीय त्वरण, जो इसका मान 9.8 हम मीटर पर सेकेंड लेते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर ये था कि जी अवध का कौन बोला, तो यहाँ से गया और फिर लौट करके फिर से आया है। अगर यहाँ से देखते तो यहाँ पर जाए और फिर लौट के यहीं पर आ जाए तो इस वाले को हम लोग क्या बोल देंगे? टाइम पीरियड। तो देखिए अब इसमें एक नेक्स्ट आएगा, इसमें आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है? तो सोचिए कि एक सेकेंड में कितने बार ऐसे ऐसे कर ले, मतलब कितने आवर्त पूरा करे। कितने आवर्त पूरा करने का मतलब कि यहां से अगर चले तो एक सेकेंड में जा करके यहां पर आना, फिर जाकर के एक सेकेंड में कितने बार करता है, तो जितने बार करेगा एक सेकेंड में वही कहलाता है फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी सोचेंगे तो सोचिए एक बार जब टाइम लिए थे तो कितने बार ये राउंड मारा था, तो मात्र एक बार। तो हम बोलेंगे कि टी समय में एक ही बार राउंड लगाया, लेकिन हम कितना सेकेंड में पूछा गया? एक सेकेंड में, तो एक सेकेंड लगाएंगे तो 1/t, और यही कहलाता है आवृत्ति। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, इसको क्या कहते हैं? न्यू। अब आता है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? तो देखिए यहां से जो यहां पर गया इतना दूर, इसी को बोलते हैं विस्थापन, या इधर जाएगा ये भी विस्थापन। और विस्थापन और आयाम में कहा जाए तो कोई अंतर नहीं है। कैसे कि जब हम लोग वेव लेते हैं ऐसे इस वाले को, तो यहां से हम इसको बोलते हैं आयाम, एम्पलीट्यूड, ठीक है, अधिकतम दूरी, और इसी को बोलते हैं क्या? विस्थापन। तो दोनों यहाँ पर सेम चीज होता है, आयाम बोले आप तो विस्थापन, ठीक है। जब लोग ध्वनि देखेंगे तो वहां पर बोल देंगे कि फ्रीक्वेंसी और आयाम जो है दोनों आपस में उल्टा का यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेट करता है। कैसे? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसकी आयाम कम होता है, ठीक है। हम आगे सॉन्ड में पूरा क्लियर कर ले रहे हैं। तो विस्थापन क्लियर। चलिए अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या था? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन यही था सरल आवर्त गति में कि थोड़ा सा अगर डिस्टेंस हम ऊपर में दे तो ये उतना दूर जाकर के फिर से अपने पोजीशन पे राउंड अप करते जाए। कभी ऐसा ना हो कि बाद में धीरे धीरे कमते रुक जाए, कभी नहीं रुकेगा। अगर रुक जाता है तो वो आपका सरल आवर्ती गति नहीं होगा, नहीं रुकता है। जितना दूरी पर आप इसको भेजे थे उतनी दूरी पर बार बार रिपीट करें तब ये कहलाएगा सरल आवर्त गति, ठीक है। ऐसे नहीं होगी। अब है वेव मोशन। तो वेव मोशन में पहले चलेंगे वेव यानी तरंग। तरंग कितने प्रकार का होता है? तो हम लोग देखते हैं तरंग होता है 2 प्रकार का। तरंग 2 प्रकार का होता है, जिसमें एक होता है अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा होता है अनुदैर्ध्य, ठीक है। एक मान लेते हैं कि वेव मतलब होता है डिस्टर्बेंस, ऐसे, ठीक है। अब जब देखें कि वेव का डायरेक्शन तो इधर है स्पीड, तो बोलेंगे ये चाल किसका है? तरंग का इधर। अगर पार्टिकल, मीडियम पार्टिकल अगर राशि को लेकर ऐसे करते तो भी ये मीडियम पार्टिकल अगर ये अप एंड डाउन चले, यानी वेव चले ऐसे और मीडियम पार्टिकल चले ऊपर नीचे, तो उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ। लेकिन अगर जिधर में ये है वेव का डायरेक्शन उधर ही अगर मीडियम पार्टिकल भी चले तो उसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य। कैसे? ये दोनों कितना डिग्री है? 90 डिग्री। याद कैसे करेंगे? तो परपेंडिकुलर को कैसे लिखते हैं? ऐसे कि परपेंडिकुलर दोनों का रिलेशन में इसको पलट देंगे तो क्या होगा? टी, और टी का मतलब होता है ट्रांसवर्स। तो जो अनुप्रस्थ होता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, और इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। याद करने का, जिसमें परपेंडिकुलर हो वेव का मोशन और फिर पार्टिकल का मोशन तो उसे क्या बोल देंगे? ट्रांसवर्स। और जिसमें वेव का मोशन और पार्टिकल का मोशन एक ही डायरेक्शन में उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। अब देखिए इसमें जैसे अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य का एक हम लोग लेते हैं एग्जांपल। यहां पर मान लें कि कोई काउंटर है, टिकट काउंटर, और यहां पर सब आदमी ऐसे खड़े हैं। अगर ये वाला इसको पुश करता है तो क्या होता है? सब एक दूसरे को पुश कर देता है ना। इसका मतलब यहीं पर है, लेकिन मीडियम पार्टिकल भी आगे ही की ओर झुका था और फिर से अपने पोजीशन पर आ जाएगा, लेकिन झुका तो आगे की ओर था और फिर से आ जाएगा। तो मीडियम पार्टिकल भी ऐसे से आ रहा था और यहां पर डिस्टर्ब किया, इसका डिस्टर्बेंस कहां चला गया? दम यहां तक। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पर वेव था ये लॉन्गिट्यूडनल था, अनुदैर्ध्य था। तो जब भी अगर साउंड की पूछा जाए कि आपका ध्वनि किस प्रकार का तरंग है तो हम बोलेंगे अनुदैर्ध्य तरंग है। लेकिन अगर प्रकाश का पूछा जाता है तो वहां पे बोलते हैं अनुप्रस्थ। तो ये याद रखना,
प्रकाश अनुप्रस्थ होगा और आपका साउंड अनुदैर्घ्य होगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम वेव में चले आवृत्ति का, तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे इसको वेवलेंथ किसको कहेंगे। देखिए यहां से स्टार्ट किए, ऐसे सिचुएशन और कहां पर है, तो यहां पर है, तो यहां से यहां की कुल दूरी को हम बोलते हैं एक वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ क्या होगा, तो जहां से एक रिपीट करना स्टार्ट करे उसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, और यहां से यहां आने का जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो वेवलेंथ का मतलब एक दूरी ही है और ये समय है। तो आपको पूछा जाएगा कि वेव का स्पीड बताइए चाल, तो क्या बताओगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ये क्या होगा, दूरी अंश में क्या होगा समय, और हम जानते हैं कि अभी देखे थे पीछे में कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था 1/t। तो यहां से हम 1/t को क्या लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी, यानी यहां से फॉर्मूला रहेगा v बराबर न्यू और इंटू लैम्डा, आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य। तो यहाँ पर चाल बराबर मिल जाएगा आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य, और ऐसे भी या तो हम कह सकते हैं तो चाल बराबर तरंगदैर्घ्य बटे आवर्तकाल। ये था वेव मोशन, ये फॉर्मूला याद रखना है, न्यू बराबर 1/t, v बराबर लैम्डा बाई टी, या तो v बराबर न्यू लैम्डा। कहीं कहीं न्यू को लिखा जाएगा n से भी, तो भी कोई हड़बड़ाहट नहीं है। अगर इंटेंसिटी की बात करें तरंगदैर्घ्य, देखिए एक बात, एम्पलीट्यूड क्या बोले, इतना का मैक्सिमम। तो इसी प्रकार से इंटेंसिटी पूछेगा यानी कितना तीव्र है, तो इसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। यानी अगर एम्पलीट्यूड 2 से बढ़ता है तो इसका इंटेंसिटी 4 गुना हो जाएगा, ऐसे 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 से बढ़ता तो इंटेंसिटी कितना से बढ़ता, 9 से बढ़ता, ये याद रखना है। अब है हम लोगों को ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग हम लोग देखते हैं 3 प्रकार का, एक होता है ऑडिबल, एक होता है इंफ्रासोनिक और एक होता है अल्ट्रासोनिक। तो देखिए हम लोग जो सुनते हैं उसको बोलते हैं ऑडिबल, यानी श्राव्य तरंगे, जो लोग सुन पाते हैं, कितना से कितना तरंगदैर्घ्य हो, फ्रीक्वेंसी हो जिसको हम लोग सुन पाए उसको बोलते हैं ऑडिबल यानी श्राव्य। तो देखिए 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के ध्वनि को, अरे हर्ट्ज किसका यूनिट है, फ्रीक्वेंसी का, आवृत्ति का, इतना से इतना के बीच की आवृत्ति प्रोड्यूस करता है, तो ह्यूमन बींग इसको सुन सकता है, यानी इतना से बोलते हैं इसको श्राव्य, श्राव्य तरंग। अगर इससे कम आएंगे, यहां लिखते हैं यहां से यहां श्राव्य, इधर से इधर आते हैं तो इसको बोलते हैं अपश्राव्य, इसको बोल सकते हैं अपश्राव्य, इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। अगर इससे ज्यादा हो 20,000 से ज्यादा, इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, या इसको बोलते हैं प्राश्राव्य। ठीक है, तो देखिए जो चमगादड़ वगैरह जो होता है वो प्राश्राव्य तरंग को सुन पाता है। ठीक है, अपश्राव्य क्या होगा, 20 हर्ट्ज से कम वाले आवृत्ति को अपश्राव्य कहते हैं, ये भी नहीं सुन सकते हैं। और 20,000 से ज्यादा अगर हर्ट्ज हो तो उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक प्राश्राव्य, इसको भी नहीं सुन सकते हैं। तो सुनेंगे किसको, तो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के बीच को के ही ध्वनि को हम लोग सुन पाते हैं। देखिए जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, आवृत्ति बढ़ेगा, उतना आवाज पतला होते जाएगा। यानी पतला जो आवाज होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पे। यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा मतलब उसका पतला आवाज होगा, पतला आवाज होगा तो समझ लीजिए कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा और आपका एम्पलीट्यूड घटा। ठीक है, एम्पलीट्यूड बढ़ने से क्या होता है कि आवाज में मोटापन आ जाता है। तो जैसे भारी आवाज कहते हैं या मोटा आवाज कहते हैं, वो किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी या तो एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड रहेगा ज्यादा तो ज्यादा दूर तक सुनाई देगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड रहेगा ज्यादा तो उसका आवाज भारी रहेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो उसका आवाज बहुत पतला होगा और इसको आवाज दूर तक नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि फीमेल का ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है कि मेल का, हम बोलेंगे फीमेल का ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है मेल से, ये याद रखना है। तो याद रखना है क्या, श्राव्य तरंगे कहां से कहां, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 20,000 तक। 20 से हर्ट्ज से कम रहेगा उसको अपश्राव्य, ये भी नहीं सुन सकते, इंफ्रासोनिक है। और 20,000 ज्यादा रहेगा उसको भी नहीं सुन सकते, वो भी प्राश्राव्य सोनिक है। ठीक है,
अब यहाँ पर कुछ बात और था, इको। इको से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इको क्या होता है? इसको बोलते हैं प्रतिध्वनि। ठीक है, देखिए जैसे यहां से कोई आज स्टार्ट के कुछ बोलने के लिए, आज में माउंटेन है, ठीक है, तो यहां पर इको का मतलब क्या हुआ कि जब ये साउंड इमिट करता है तो साउंड यहां पर टकराने के बाद यहां पर सुनाई दे पुनः बार बार, तो उसी को बोलते हैं मतलब उसको बोलते हैं इको यानी प्रतिध्वनि। तो इसमें टाइम पूछा था कि टाइम कितना लगता है इको में। तो सोचिए स्पीड अगर हो जाए साउंड का भी तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा? तो एक बार दूरी तो गया d और फिर आया d, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा? 2d और बटे 4। यही याद रखना है कि अगर प्रतिध्वनि हो जाए या आपका सोनार हो जाए तो इस केस में आपका टाइम कितना हो जाएगा? 2d बटे v। सोनार भी, सोनार क्या करते हैं? तो जब भी सबमरीन, सबमरीन मतलब जैसे समुद्र है, समुद्र में यहाँ पर शिप चल रहा है और नीचे में जब ये पनडुब्बी जाता है, मान लेते हैं, तो पनडुब्बी जाएगा तो नीचे में एक पहाड़ बह रहता है, तो उसे टकराने से पहले एक साउंड को वहां पे प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और वो जो डिटेक्ट करता है उसी को बोलते हैं सोनार। तो ये इसका भी, इससे अगर टाइम निकालते हैं या दूरी निकालते हैं वो सब लोग इसी फॉर्मूला से निकालते हैं कि ये क्या करता है। ऐसा डिटेक्टर है कि मान लें कि यहाँ पर इसमें पहाड़ है, कोई भी चट्टान है, कोई चीज है, तो यहाँ से जाएगा और फिर से अगर आएगा तो यहाँ पर आपको उससे पूछा था कितना दूरी इस ट्रेवल किया। तो देखिए टाइम डिटेक्टर भी इसमें लगा रहेगा, इसमें स्पीड भी पता रहेगा, तो आपको पूछेगा दूरी, तो एक दूरी दो दूरी, तो 2d बराबर न होगा स्पीड गुने टाइम, और आपको सिर्फ पूछा जाएगा यहाँ से कितना दूरी पर है, तो यह निकाल सकते हैं vt बटे कितना 2। तो ये सोनार में पूछा जाता है, ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो याद रखना क्या क्या, अब कुछ पॉइंट्स हम पढ़ाते हैं उसको ध्यान रखना है। एक पॉइंट्स आपको बताते हैं कि वायु में जलवाष्प बढ़ने से, वायु में जलवाष्प मतलब जैसे कि वाष्प गर्म हो जाता है तो क्या होता है? पानी गर्म होगा तो वाष्प जाके ऊपर उड़ेगा, तब उसमें ध्वनि का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। या तो कहिएगा जब आपको जब ओस गिरता है ना, ओस उस केस में क्या होगा? उसकी साउंड का स्पीड उसमें बढ़ जाता है। तो ध्यान रखना। और सबसे ज्यादा ध्वनि का जो वेग होता है वो होता है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, और उसके बाद होता है गैस में। ऐसे सबसे कम ध्वनि का स्पीड किसमें होता है? गैस में, ठीक है। तो वाष्प में जल वाष्प बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। दूसरा था ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर ध्वनि का वेग कितना भी रहे लेकिन तो उससे प्रेशर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर था। अगर 1 डिग्री से ताप बढ़ाते हैं ध्वनि का तो उसमें मतलब उस टेम्परेचर अगर मान लेते हैं कि आपका क्या है यहाँ एटमॉस्फेयर में 1 डिग्री से अगर हम बढ़ाते हैं तो स्पीड उसका 0.6 मीटर पर सेकेंड से उसका स्पीड बढ़ जाता है। तो सोचिए 1 डिग्री से हम टेम्परेचर को बढ़ाएं कहाँ? एटमॉस्फेयर में, तो 0.6 मीटर पर सेकेंड से इसकी चाल बढ़ जाती है। ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए अगर मान लेते हैं कि इस माध्यम में ध्वनि का वेग निकालना है तो ये वेग निकल जाएगा किसके? तो डेंसिटी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, याद रखना है। ध्वनि की चाल जो होता है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जब प्रवेश करता है तो आपको बहुत चीजों पर डिपेंड करेगा, जैसे वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करेगा, आवृत्ति नहीं बदलेगी, जिसको बोलते हैं हम लोग लाइट में जब पढ़ोगे, लाइट में बताए होंगे कि जब एक माध्यम दूसरे माध्यम जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति नहीं चेंज करती क्योंकि सोर्स चेंज नहीं करते, लेकिन ठीक है उसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि सोर्स नहीं चेंज करने से उसकी आवृत्ति भी चेंज नहीं करेगी, ठीक है। तो बस इतना ही रहने देते हैं।